हेलो स्टूडेंट्स, राहुल हियर। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम शुरू कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो आज का जो लेक्चर है ये पूरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के ऊपर ही रहेगा। इसमें इसका डेफिनेशन आ जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, डेरिवेशन आ जाएगा और कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इससे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो था उसमें फोर्स सिस्टम के बारे में समझाया था, कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था हमने। तो आज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये आपका जैसे चैप्टर था लॉ ऑफ फोर्सेस, उसके अंडर में जो आपका पहला लॉ आ रहा है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स आ रहा है। तो पहले इसका डेफिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, बट जब इसको समझाऊंगा आपको बड़ा इजी लगेगा। ठीक है ना। तो देखिए, आपको जो बुकिश डेफिनेशन है वही बता रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ टू फोर्सेस acting simultaneously, इसका मीन्स होता है एक ही टाइम के ऊपर, जब दोनों फोर्स एक ही टाइम के ऊपर लग रही होंगी। ठीक है। ऑन अ पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड and direction by the two adjacent sides by the two adjacent sides of a parallelogram then their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram which passes through their point of intersection, their point of intersection। ठीक है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram which passes through their point of intersection। इसका कहने का मीन्स क्या है? अब देखिए, पहले इसको समझिए। फोर्सेस दो लग रही हैं, एक ही टाइम के ऊपर लग रही हैं और उन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें पता है। एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, साथ साथ में। अब सबसे पहले आपके पास पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपके पास जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स सेम होती हैं। मीन्स जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका होता है, और इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो ये आपका आ गया एडजेसेंट साइड्स। ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ, ये दोनों साइड सेम होंगी, ये दोनों साइड सेम होंगी, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये एक एंगल के ऊपर होगा। ठीक है ना। ये आपका रेक्टेंगल होता है, इसमें भी ये दो साइड सेम होती हैं, ये दो साइड सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री के ऊपर होती हैं। ये किसी ना किसी एंगल के ऊपर होता है पैरेललोग्राम में। ठीक है। अब ये बात कर रहा था टू एडजेसेंट साइड, हमने मान लिया एक साइड ये है, एक साइड ये है। ठीक है। अब इसने क्या बोला था, जो ये दोनों साइड हैं इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है। इसका डायरेक्शन ये आ गया, इसका डायरेक्शन ये आ गया।
अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, इसने बोला है ना देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स जहाँ पे ये आपस में मीट कर रही हैं, वो ये पॉइंट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा। अब इसके दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल ये होगा इसका, एक डायगोनल ये होगा। बट अब जो ये डायगोनल है ये तो इन दोनों का इंटरसेक्शन के में से पास नहीं कर रहा। इंटरसेक्शन में से पास कौन सा डायगोनल कर रहा है, ये वाला। तो मीन्स ये टू एडजेसेंट साइड होंगी, तो जो इनका रिजल्टेंट है वो ये वाला डायगोनल होगा जो उसके सेंटर में से पास कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आर मीन्स रिजल्टेंट। ये आपका P1 मान लीजिए पहला फोर्स, ये आपका P2 मान लीजिए दूसरा फोर्स। तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हैं। मीन्स दो फोर्स आपके पास होंगी, आपको दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है, और दोनों एडजेसेंट होंगी, तब उनका जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल होगा जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करेगा। ठीक है जी, तो इसको हमने आर से यहाँ पे लिख दिया। तो ये इसका जो डेफिनेशन था वो था। इसके बाद इसका डेरिवेशन है, हमने इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है ना, डायग्राम यही बनेगी, थोड़ी सी लार्ज स्केल पे बना लेते हैं। इसके डेरिवेशन को यहाँ पे आपको प्रूव करवाता हूँ। ठीक है जी, तो क्या हुआ, आपने पहले यहाँ पे डायग्राम बनाया इसका, ये पैरेललोग्राम का, ये आपका नीचे वाला साइड हो गया। ठीक है, इसको नेम दे लीजिए OA, ये आपका पहला फोर्स हो गया। ठीक है ना, P1 हमने इसको लिख लिया। दूसरा आपका आ गया P2, ये इस साइड में वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसके पैरेलल यहाँ पे एक साइड आएगा। ठीक है, ये P1 है तो ये भी P1 आपका होगा। ठीक है, ये जितना था उतना ही यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये आपका फोर्थ साइड आ गया। अब ये आपका P2 होगा। ठीक है जी, तो ये OA था, ये OB मान लिया हमने, ये BC मान लिया हमने। ठीक है जी, तो ये पैरेललोग्राम बन गया आपके पास। ठीक है, अब ये किसी एंगल के ऊपर यहाँ पे था थीटा। ठीक है जी, अब क्या हुआ, आप इसकी पहले जब भी इसको प्रूव करना आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखोगे, यहाँ पे हमने क्या कुछ लिया है। ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पे मान लीजिए दो फोर्स हैं, एक P1 एक P2 है। जो P1 है वो OA साइड के ऊपर है, और जो P2 है वो OB साइड के ऊपर है। ठीक है ना, मीन्स आपके पास यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट मैं नोट कर देता हूँ। आपके पास OA और OB दो साइड हैं। ठीक है, OA के ऊपर जो आपका फोर्स है वो P1 लग रहा है, और OB के ऊपर आपका जो फोर्स है वो P2 लग रहा है। ठीक है ना, OA और OB आपके पास यहाँ पे दो साइड हैं। और पैरेललोग्राम को पूरा करने के लिए हमने BC ड्रॉ कर ली, जो कि OA के पैरेलल है, जितना ये है उतना ही ये होगा। ऐसे ही OB के पैरेलल में यहाँ पे AC साइड ड्रॉ कर ली, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है जी, अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, OA को आगे एक्सटेंड किया। ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। डेरिवेशन है, इसको प्रूव करने के लिए हमने ये किया है। ठीक है, तो ये अब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के ऊपर होगा ये वाला एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे ये कट कर रहा है, इसको नेम दे दीजिए आप, D का नाम दे दीजिए, क्योंकि O आपके पास था, A था, B था, C था, तो ये D आपके पास हो गया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आपने मैट्रिक में थ्योरम्स की थी, ये वाला एंगल जो होता है और ये वाला एंगल होता है ये सेम होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये डायग्राम आपके पास बन गया है। इसके ऊपर ही अपनी जो सारी डेरिवेशन है वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी, इसका जो एंड रिजल्ट है वो हमने निकालना है, जो कि आगे आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ओके, तो डायग्राम क्लियर है, इससे आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम से देखिए हमें पता क्या कुछ लग रहा है। हमारा जो सारा स्टडी है, जो न्यू ट्रायंगल बना है ना, इसके ऊपर रहेगा। हमने यहाँ से पूरा स्टडी करके इसका आंसर निकालना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम से क्या पता लग रहा है, जो आपका CAD एंगल है ये थीटा था, तो ये आपका एंगल इसके बराबर है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम फिगर ठीक है जी। तो यहाँ से ट्रायंगल CAD आपके पास था, ट्रायंगल CAD ये बराबर है किसके, BOA के, ट्रायंगल BOA के। अब ये दोनों इक्वल कैसे थे, क्योंकि एंगल यहाँ पे भी थीटा था, यहाँ पे भी थीटा है, तो ये आ गया थीटा। हमेशा जब आप 3 लिखते हो तो ये बीच वाला आपका एंगल होता है ना। यहाँ पे देखिए एंगल A था, थीटा था, यहाँ पे एंगल O था, थीटा था, तो O और A आपके एंगल बराबर आ गए हैं। ठीक है जी, अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे हम जब यहाँ पे काम करेंगे, आपको मैंने पहले ही बोला है ये P2 है तो ये भी P2 होगा। मीन्स अब ये ट्रायंगल है, इसमें आपको एक साइड पता लग गया आपकी P2 है। अब आपका दो साइड बचता है AD और CD।
हमने यहाँ पे ए डी और सी डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है जी। अब आपने ये ट्रायंगल ले लेना है, अब आपने ए डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फंडे आएंगे, वो आपको रिकॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। याद है ट्रिग्नोमेट्री के फंडे, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, ये क्या होता था आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये दोनों ही आपके यहाँ पे यूज़ में आएंगे, ठीक है जी। तो ये ट्रायंगल था, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो गया आपके पास, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब पहला आपके पास है ये ट्रायंगल आ गया सी ए डी, आपके पास सी ए मीन्स हाइपोटेन्यूज आपको पता है, आपको एच का वैल्यू पता है दोनों केस में। अब आपको सिर्फ क्या नहीं पता, बेस नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता। एक बार आप इसको उठा लोगे, एक बार इसको उठा लोगे, आपका पी भी निकल आएगा, बी भी निकल आएगा, ठीक है जी। तो अब पहले आप देखिए, आप ए डी निकाल लीजिए। अब ए डी आपका क्या आएगा, अब इसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, सी डी है, बटा एच, एच क्या है आपका ए सी है। ऐसे ही यहाँ पे बेस आपका क्या है, ए डी है, और ये आपका ए सी है, ठीक है जी। तो अभी आपने क्या निकालना है, मान लीजिए पहले ए डी का वैल्यू निकालना है। तो ए डी का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, ए डी बराबर आपका कॉस थीटा इंटू ए सी आ जाएगा, और ए सी आपको पता है कितना था आपके पास, P2 था। तो मीन्स यहाँ से आपका जो आ गया है ए डी इक्वल टू ए सी इंटू कॉस थीटा, और ए सी आपके पास वहाँ पे था P2, तो ये आ गया P2 कॉस थीटा, ठीक है। तो आपके पास ए डी का वैल्यू निकल आया। अब ए डी का वैल्यू निकल आया, बचा क्या, सी डी बचा। तो सी डी आपका यहाँ से आ जाएगा। अब सी डी क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ए सी। तो यहाँ पे इसके बाद आपने लिख दिया सी डी बराबर है ए सी इंटू साइन थीटा, और सी डी आपके पास आ गया, ए सी का वैल्यू वही P2 था, P2 इंटू साइन थीटा, ठीक है जी। अब दोनों का वैल्यू आपके पास निकल आया है यहाँ से, ओके। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपका रिजल्टेंट रह गया था, तो आपने रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया, ये आपका आर है। अब रिजल्टेंट और ये बेस वाली लाइन, इसमें भी एंगल बनेगा, तो इस एंगल को हमने नाम दे लिया अल्फा एंगल का, ठीक है जी। अब आपके पास देखिए, ये ट्रायंगल के ऊपर स्टडी हो गया। इसके बाद जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके ऊपर स्टडी करना है। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है आपके पास, COD, ठीक है ना। आपके पास सबसे बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना, देखिए ODC। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, 90 डिग्री के ऊपर है, ODC, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा था आपके पास, ODC, ठीक है ना, OD और C। अब ODC में आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ निकालना है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का फार्मूला आपको पता होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे H हाइपोटेन्यूज क्या है आपको पता है, R है, जो कि हमारे लिए यहाँ पे अननोन है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ पे डालेंगे तो क्या बनेगा, H क्या आएगा आपका, OC आएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका OC स्क्वायर इक्वल टू बेस। अब यहाँ पे बेस क्या होगा, बेस देखिए ध्यान से। अब हमने O से A तक काम नहीं करना, हमारा ट्रायंगल जो है O से D तक है। तो बेस आपका यहाँ पे आएगा OA प्लस AD। हम यहाँ पे दो पार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें OD का लेंथ नहीं पता, लेकिन हमें पता है O से लेके A तक का जो है मैग्नीट्यूड वो P1 था। तो O से A का जो वैल्यू है वो P1 आएगा। AD का वैल्यू अभी हम निकाल के आए थे, AD का वैल्यू हमने P2 cos थीटा निकाला था। इसलिए जो पूरा ये OD है ये दो हिस्सों में बटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे OD स्क्वायर प्लस अब परपेंडिकुलर बचा, परपेंडिकुलर आपका CD स्क्वायर था, CD था यहाँ पे CD स्क्वायर, ठीक है। अब OC की जगह पे आपने यहाँ पे R स्क्वायर R डाल देना है। अब OD आपको मैंने पहले ही बोला है दो हिस्सों में बटेगा, OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यूज डालनी है, ठीक है ना। अब देखिए R स्क्वायर आपका ऐसे से रह गया, OA का वैल्यू आपके पास था P1, और AD का वैल्यू अभी हम निकाल के आए थे, AD का वैल्यू आपके पास था P2 cos थीटा। तो AD का वैल्यू आपने वहाँ से डाल दिया P2 cos थीटा।
इस पूरे का स्क्वायर प्लस सी डी। अब सी डी का वैल्यू क्या था देखिए, P2 साइन थीटा, तो यहाँ पे आ गया P2 साइन थीटा इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर आपका एज सच रह जाएगा। अब ये आपका a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ना, a प्लस बी का स्क्वायर, तो आप वो लगा दीजिए। तो इसको खोलते थे क्या होता है, a स्क्वायर तो ये P1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, तो ये बन जाएगा प्लस 2ab होता था, तो 2P1 P2 कॉस थीटा प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा P2 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा है। इनमें क्या है P2 और P2 दोनों के साथ में है, इसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो आपका रिजल्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे P1 स्क्वायर को ऐसा रखा, उसके बाद इसको एक बार छोड़ दीजिए, ये लिख लीजिए 2P1 P2 कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या था, P2 स्क्वायर कॉमन था तो इसको बाहर निकाल लिया, अंदर में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 1 होता है, अब पढ़ते आए हो बचपन से ही, तो उसका वैल्यू 1 डाल देंगे तो पीछे बचेगा क्या, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब पीछे आपके पास बचा आर स्क्वायर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। सॉरी यार, यहाँ पे एक गलती हो गया अपने से, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा ना, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इधर में क्या है ब्रैकेट डाल रखा है, सॉरी स्क्वायर रूट डाल रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर कहीं पे भी नहीं आएगा। स्क्वायर उस केस में आता होता है जब हम यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ना करके सिर्फ अपना स्क्वायर में रखते हैं, इस साइड को भी स्क्वायर को भी परपेंडिकुलर स्क्वायर को भी। तो आपके पास जो रिजल्टेंट था आर, उसका ये आंसर आ गया है आपके पास, ठीक है ना। तो ये उसका एंड रिजल्ट आ गया है। आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर के रिलेटेड, वो आपको करवाऊंगा मैं। तो उसमें क्या है, हम जो रिजल्टेंट निकालने के एंड रिजल्ट है वो इसको यूज़ में लाएंगे, ठीक है ना। आपको इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती होती हैं, एक तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन मीन्स होता है हमें यहाँ पे एंगल निकालना होता है, एंगल मीन्स यहाँ पे अल्फा निकालना होगा कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो कितने एंगल के ऊपर है, ठीक है ना। अब ये आर का वैल्यू तो आपके पास आ गया, यहाँ से आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। अब बचा डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था साइन और कॉस, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते होते हैं। अब ये चाहिए आपको जनरली, यहाँ पे क्या है, हमें tan अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। tan अल्फ़ा, अब tan क्या होता है, जैसे आपके पास ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही tan आपके पास आ जाता होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब आपने अल्फ़ा निकालना है, याद रखिएगा अल्फ़ा किस चीज़ का है, ये पूरे ट्रायंगल का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था, CD था, और बेस क्या था, वही आपका OA प्लस AD। तो अभी हम यहाँ पे निकालेंगे डायरेक्शन। तो आपके पास आ गया tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास था CD बटा बेस आपके पास है OA प्लस AD। अब इनका वैल्यू डालोगे। अब CD का वैल्यू हम निकाल के आए थे P2 cos थीटा, P2 साइन थीटा, ठीक है, CD का P2 साइन थीटा, OA का वैल्यू P1 था और AD का वैल्यू P2 cos थीटा था। तो मीन्स अल्फ़ा अगर आपको निकालना हुआ तो वो आपका बन जाएगा यहाँ से tan इनवर्स P2 साइन थीटा बटा P1 प्लस P2 cos थीटा, ठीक है जी। तो ये आपका सारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स का फंडा आ गया है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखना है, फिर इसका डेरिवेशन देखना है, इसका एंड रिजल्ट निकालना है हमने कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है जी। तो वो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स का ये जो डायग्राम है, इसकी हेल्प से वो सॉल्व होगा, ठीक है ना। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है ऐसे, उसके बाद यहाँ से इसका एक परपेंडिकुलर जाएगा जो कि नीचे इसको कट करेगा, जो कि हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया था। उसके बाद पहले आपने इस डायग्राम को लेना है, यहाँ पे ये आपको पता होगा, ये आपके 2 अननोन होंगे, बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों का वैल्यू आपको निकालना रहेगा। उसके बाद जो बड़ा ट्रायंगल है उसके ऊपर हमने स्टडी करना है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट को यहाँ पे काम में लेके आना है। तो रिजल्टेंट के लिए वही मैट्रिक लेवल तक आप जो ट्रिग्नोमेट्री के फंडे करते आए हो वही यहाँ पे अप्लाई होंगे।
रिजल्टेंट निकालना है तो वो आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे आर निकाल देंगे। आर निकालने के बाद हम यहाँ पे इसका एंगल निकाल लेंगे कि रिजल्टेंट हमारा कितने एंगल के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आया था आपका यहाँ पे दोबारा से उसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद इसके अंदर 2-3 स्पेशल केसेस हैं, हमने उसको भी स्टडी करना है। ठीक है, स्पेशल केसेस क्या होते हैं आपको भी लग जाएगा पता इसके अंदर में। तो पहले लिखिए आप रिजल्टेंट का जो आपके पास आंसर आया था, क्योंकि इसी के ऊपर हमने वर्क करके स्पेशल केसेस को स्टडी करना है। तो ये हमारा रिजल्टेंट का जो एंड रिजल्ट आया था वो ये आया था। ठीक है जी, तो जो पर्टिकुलर केसेस है इसके अंदर, उसमें जो केस 1 है पहले उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, केस 1 कह रहा है अगर आपके दोनों फोर्सेस P1 एंड P2 जो सेम लाइन के ऊपर लग रही होंगी तो उस केस में आपका रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या रहेगा। ठीक है जी, व्हेन फोर्सेस P1 and P2 act along same line। ठीक है, अब इसको समझने का कोशिश कीजिए। अभी हमने पैरेललोग्राम किया है, तो ये था, ये आपका P1 था पहला फोर्स, ये था P2 सेकंड फोर्स, इसके बीच में एंगल लग रहा था। वो बोल रहा है अगर ये सेम लाइन में हो, सेम लाइन में होंगी तो फोर्स तो अपनी ऐसे व्यक्त करेंगी। ठीक है जी, अगर ये दोनों सेम लाइन में एक्ट कर रही हैं तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, कोई एंगल ही नहीं है क्योंकि दोनों सेम लाइन में काम कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस के अंदर यहाँ पे मान के चलेंगे थीटा हमारा जो है वो रहेगा 0 डिग्री। अगर आप यहाँ पे थीटा 0 डालोगे तो क्या होगा, cos 0 कितना होता है, cos 0 आपके पास 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास 1 रह जाएगा, तो cos थीटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा आपका। देखिए R इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 0। cos 0 1 रह जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, बिकॉज cos 0 आपका 1 होता है। ठीक है जी, और ये अब आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का फंडा बन गया ना ये वाला। तो ये सारा किसके बराबर होता था आपका, A प्लस B स्क्वायर के फार्मूले के बराबर होता था। तो मीन्स हमारा यहाँ पे ये बन गया है P1 प्लस P2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब जो स्क्वायर रूट होता है ये जनरली होता क्या है, स्क्वायर रूट आपका हाफ होता है। मीन्स अगर इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में ना लिख के ये ऐसे आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है ये हाफ होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मीन्स आपका जो रिजल्टेंट है वो रह जाएगा P1 प्लस P2। तो अगर दोनों सेम लाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, P1 P2 के बीच में कोई एंगल नहीं है, दोनों सेम लाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का सिंपली एडिशन हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका पहला केस था स्पेशल केस के अंदर में, पर्टिकुलर केस के अंदर में। अब दूसरा देखिए, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, जब दोनों फोर्सेस आपकी क्या है राइट एंगल के ऊपर होगी। राइट एंगल मीन्स आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है जी, अब देखिए व्हेन टू फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्स आपके पास है, P1 एंड P2 एक्ट अलोंग राइट एंगल टू ईच अदर, मीन्स जो थीटा आपका है वो यहाँ पे है 90 डिग्री, थीटा आपका यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है जी, अब इस केस के अंदर देखिए रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। अब cos थीटा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री डालेंगे, यहाँ पे आपका एंगल आ गया 90 डिग्री।
कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 आपका होता है 0। तो कॉस 90 0 है, अगर ये चीज़ 0 है तो ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये भी चीज़ 0 हो जाएगा। मीन्स ये सारी टर्म यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मीन्स आपका यहाँ पे बचेगा सिर्फ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट का फार्मूला आ गया अगर दोनों फोर्स आपकी राइट एंगल के ऊपर है, 90 डिग्री के ऊपर है। ठीक है जी, एट राइट एंगल के ऊपर आपके पास ये फार्मूला रहेगा R = P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ठीक है जी। अब थर्ड केस के अंदर, ये लास्ट केस आपका है बस। थर्ड केस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो दोनों फोर्सेस हैं वो आपकी सेम लाइन में वर्क करेंगी बट एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। मीन्स क्या है, अगर ये केस की बात करें, फर्स्ट केस की अपनी, तो इसमें हमने मान लिया फोर्स आपकी सेम डायरेक्शन में थी। लेकिन थर्ड केस में क्या है, एक फोर्स आपका इस साइड में लग रहा है, एक इसमें लग रहा है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल दोनों के बीच में क्या होता है, 180 होता है आपका। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखिए आप, when the forces P1 and P2 act along same line, but opposing each other, तो इस केस में क्या होगा, थीटा आपका हो जाएगा 180। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, जहाँ पे कॉस थीटा था वहाँ पे आप डाल दोगे कॉस 180। ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉस थीटा आना था, मैंने डायरेक्ट थीटा 180 यहाँ पे डाल दिया है। अब कॉस 180 आपके पास होता है -1। ठीक है, कॉस 180 आपके पास होता है -1। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे cos 180 का वैल्यू -1 डालोगे तो ये माइनस हो जाएगा बीच में यहाँ पे। ठीक है ना। तो cos 180 आपका बन गया -1, तो आपका जो रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा वो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, 2P1 P2। अब ये आपका फार्मूला याद कीजिए, ये बन रहा है, तो ये आपका होता था a - b का होल स्क्वायर। ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे ए बी आपका क्या है, फोर्सेस हैं। ये आपकी P1 है, ये आपकी P2 है। ये आ गया आपका P1 - P2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट उठाएंगे तो भैया हाफ बनेगा, हाफ से 2 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा P1 - P2। ये आपका आ गया जब दोनों फोर्सेस आपकी एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करेंगी। ये आपका स्पेशल केसेस में, पर्टिकुलर केसेस के अंदर थर्ड केस था। ठीक है। इसके बाद आपका एक केस बचता है, इसमें क्या है, आपके दोनों फोर्सेस सेम रहेंगी। मीन्स आपका P1 = P2। अब देखिए केस नंबर 4, when the two forces are equal। अब क्या है, दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं। मीन्स P1 आपका P2 के बराबर में है। हम यहाँ पे मान लेते हैं P1 P2 बराबर में है, तो उसको नया नाम दे देते हैं P का। मीन्स जहाँ भी P1 आएगा या P2 आएगा, हम वहाँ पे P वैल्यू उसकी डालेंगे। तो रिजल्टेंट का फार्मूला पहले वही लिख लेते हैं, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos थीटा। अब जहाँ भी P1 P2 आ रहा है, हमने सिंपली P डाल देना है। यहाँ भी P स्क्वायर, यहाँ भी P स्क्वायर, यहाँ P × P cos थीटा। अब P स्क्वायर दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2P स्क्वायर। यहाँ भी P × P स्क्वायर बन जाएगा 2P स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ भी 2P है, यहाँ भी 2P है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। 2P स्क्वायर कॉमन निकल गया, यहाँ पे 1 + cos थीटा बचा अंदर में। ठीक है जी। अब 1 + cos थीटा, अब यहाँ पे फिर से ट्रिग्नोमेट्री के फंडे, ये नहीं पीछे छोड़ेगी आपका ट्रिग्नोमेट्री कभी भी। 1 + cos थीटा, ये आपका बराबर होता था 2 cos² थीटा/2।
तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह पे हमने यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 वैल्यू यहाँ पे डाल देना है, 2 पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरा ब्रैकेट वाली जगह पे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है जी। अब अंदर में ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, 4 पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट आपको पता है 1/2 होता है। अब ये 4 है तो स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा 2 बनेगा, इसका पावर 2 है, एक पी बार आ जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो मीन स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2p कॉस थीटा बाई 2। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट का फार्मूला जब आपके दोनों फोर्सेस सेम रहेंगे, ठीक है जी। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने किया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, उसका डेफिनेशन था, उसका थोड़ा सा रिजल्टेंट का फार्मूला बनाया था हमने। उसके बाद ये टोटल पर्टिकुलर 4 केसेस किए हैं। पहले केसेस में आपका क्या था, दोनों सेम लाइन में ऐड कर रही हैं, थीटा 0 था। दूसरे केस में एट राइट एंगल था, थीटा 90 था। थर्ड में फिर से सेम लाइन था बट ऑपोजिट था तो 120 था। फोर्थ में आपकी दोनों फोर्सेस सेम थी, ठीक है जी। इसको देख लीजिएगा, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर लगेगा उसमें 1-2 न्यूमेरिकल इसके करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के। तो इसके लिए आपको रिजल्टेंट का फार्मूला आना चाहिए, याद रखिएगा, रिजल्टेंट निकालने का और एंगल निकालने का। चलिए ठीक है, थैंक यू।